माननीय सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं भारत के बहुत ही तेजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 के समर्थन में यहाँ पर खड़ा हूँ और विशेष रूप से ध्यान से सुनिए सुरेश जी, आपको भी काम आएगा। विशेष रूप से पुलिस और सुरक्षा बलों से हथियार छीनना है, लूटना, अंडरवर्ल्ड द्वारा या इनका अवैध ट्रैफिकिंग करना, स्मगलिंग करना, विदेशी मेक के हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन करना, हर्ष फायरिंग करना, इस पर कड़ी सजा का जो प्रावधान किया है, बढ़ाने का जो किया है, उसका मैं बहुत समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात एक वेद मंत्र से शुरू करना चाहता हूं आज। यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्मन चो चर्तस है, यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्मन चो चर्तस है, तम लोकम पुण्यम प्रदेशम यत्र देवाः साग्निना। जिस भी समाज में, जिस भी देश में ज्ञान शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों का समन्वय होता है और जहां पर अच्छे लोग, उनका संरक्षण होता है, उनकी सुरक्षा होती है, उनके पास शक्ति होती है, वहीं पर उसी समाज, उसी देश के अंदर पुण्य लोक या स्वर्ग लोक का निर्मिति हो सकती है। शक्ति अच्छे लोगों के हाथों में रहे तो समाज में देश का भला होता है, और गलत लोगों के हाथों में अगर हथियार और शक्ति चले जाए तो बहुत बड़े संहारक के विनाशक के वो राक्षस बन सकते हैं। लेकिन बिना शक्ति के न राज चलता है और न ज्ञान और विद्या का प्रचार होता है। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जहां शस्त्रों की झंकार होती हो वहीं शास्त्रों की चर्चा चल सकती है। इसलिए शस्त्र बहुत जरूरी है। और बिना शक्ति के, बिना पुलिस के न हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम कर सकती है। और पिछले 70-72 वर्षों का इतिहास इस बात को दिखाता है कि हमारी पुलिस ने इतनी अच्छी आंतरिक सुरक्षा का वो किया है कि आज हमारा देश में लोकतंत्र जो है सुरक्षित है। हमारी सारी लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं, व्यवस्थाएं वो ठीक से काम कर रही है। और इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस देश के लाखों जो पुलिस वाले हैं उनको मैं सबका अभिनंदन करता हूं और सबका जो है धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कृति का एक बहुत अच्छा संदेश है, सब लोग इस बात को मानेंगे। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में हथियार है। आप मूर्ति देखिए, देवी की मूर्ति देखिए, देवता की मूर्ति देखिए। ये इस बात का संदेश है कि ताकत जो है, शक्ति जो है अच्छे लोगों के हाथों में होनी चाहिए, गलत लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा संदेश भी है कि हाथी जो है, लाइसेंस भी अच्छे लोगों को दिए जाना चाहिए, गलत लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। देवताओं के पास होना चाहिए, अच्छे लोगों के हाथों में होना चाहिए। तो जब तक देश में हम लोग इस बात की, हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा उस पर हम लोग चलते रहे, अस्त्र शस्त्रों में हम लोगों ने जंग नहीं लगने दिया, तब तक ये भारत जो विश्व विजयी रहा। और जब हम लोगों ने कुछ मात्र संप्रदायों के प्रभाव में आकर के पूरी तरह से हम अहिंसक बन गए, अहिंसा का पालन करने लगे, सेना रखना बंद कर दिया, हथियारों पर जंग लग गए, तभी ये देश जो है खंडित होने लगा और अंततः ये देश गुलाम बन गया। 1857 तक इस देश के अंदर हथियार रखने के बारे में कोई कानून या कोई नियंत्रण नहीं था। 1857 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ देश में, विशेष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ उत्तर भारत में बहुत जोरों से क्रांति हुई। हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए क्रांति की, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत की। अवध की बेगम थी हजरत महल, उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की। आरा बिहार के कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी किया। लेकिन मैं आपको यह जिक्र करना चाहता हूं, हमारे बागपत में, दिल्ली के पास कोई रियासत नहीं थी। वहां के बाबा सामल ने
6,000 किसानों को इकट्ठे करके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। और पहली बार 1857 के बाद अंग्रेजों का झंडा उतार करके यूनियन जैक, जिसको हम बोलते थे, यूनियन जैक को उतार करके ओम का झंडा 1857 में लगाया। एक तरफ तो ये माहौल था, अंग्रेजों ने देखा कि जिन लोगों के पास हथियार है, सियासत नहीं है, तो भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो 1857 के बाद ये किया गया कि लोगों के हथियार जो जमा कराए जाए। एक तरफ ये माहौल था। दूसरी तरफ तो ये माहौल आया, सबसे पहले इस देश के अंदर जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी देश के बारे में जितने महापुरुष हुए, उसमें महर्षि दयानंद ने 1874 में सबसे पहले लिखा। बहुत लोगों ने शायद किताब में पढ़ा भी होगा, उनका लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, कि अब उनका मैं कोट करता हूं, अब अभाग उद्देश्य और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से ये आर्यवर्त विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है। ये हमारे दुर्दिन हैं। कोई कितना भी करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात सुन प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशों का राज सुखदायक नहीं है। ये पहली बार जो है महर्षि दयानंद ने घोषणा की। और मैं लगता है कि जितने भी महापुरुष देश में हुए हैं 19वीं शताब्दी के अंदर, केवल मात्र महर्षि दयानंद ऐसे थे जिन्होंने स्वराज का जो है बिगुल सबसे पहले बजाया। ये जो इस प्रकार का जो उसमें चल रहा था, तो कांग्रेस ने तो 1929 के अंदर जो है स्वराज की मांग की थी। उससे पहले 1874 में महर्षि दयानंद ने किया था। इसलिए देश के प्रथम राष्ट्रपति ने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद इस देश के राष्ट्रपिता में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आजादी का बिगुल जो है महर्षि दयानंद इस देश के अंदर बजाया था। इन बदलते परिवेश में आजादी की क्रांति एवं स्वामी दयानंद की अलख ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया, और इसलिए सबसे पहले हथियार रखने पर पाबंदी करने के लिए 1878 में 1878 में सबसे पहले अंग्रेज लोग आर्म्स एक्ट लाए। लॉर्ड लिटन उस समय के वायसराय थे, और इतना जबरदस्त उसमें पाबंदी लगाई हथियारों के बारे में कि बिना परमिट, बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय न हथियार बना सकता था, न बेच सकता था, न रख सकता था, और न हथियार लेकर के चल सकता था। केवल ब्रिटिश लोग और एंग्लो इंडियन को इस मामले में छूट दी गई। लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। हथियारों में जो है केवल मात्र ये रिवाल्वर और पिस्टल और नहीं थे, बंदूक नहीं थे, लेकिन संगीन, खड़ग, तलवार, भाले, नोक, धनुष, बाण सब के सब अंग्रेजों ने जो है वो बिल्कुल बैन और उन पर पाबंदी लगा दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस कानून को कहा था, जब 1878 का कानून आया, उन्होंने कहा ये बैज ऑफ रेशियल इंफीरियरिटी एंड ह्यूमिलिएशन फॉर ऑल इंडियंस, ऐसा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस कानून के बारे में लिखा था कि ये जाति भेद का शिकार तथा भारतीयों की बेइज्जती करने का कानून है। महात्मा गांधी ने इस कानून के बारे में कहा था कि ये जो कानून है ये ब्लैकेस्ट कानून है, सबसे बड़ा काला कानून है, जिसे सारे देशवासियों को एकदम से निशस्त्र कर दिया गांधी जी ने। लेकिन 1918 में गांधी जी ने जहां इस कानून की भर्त्सना की, वहीं पर 1918 में एक पंपलेट निकाल करके भारतीयों को अंग्रेजों को सेना में भर्ती होने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया, क्योंकि 1918 जो है अपना प्रथम विश्व युद्ध जो है इस दुनिया में जो शुरू हो रहा था। मुझे मालूम नहीं कि अंग्रेजों की मदद के लिए फौज में भर्ती होने का आवाज में बाद में हो सकता है कि महात्मा गांधी ने कभी पश्चाताप भी कभी किया, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी अपील के कुछ महीनों के बाद ही इस देश के अंदर रोलर टैक्ट आया। और रोलर टैक्ट जो जिसको ब्लैकेस्ट टैक्स कहते हैं 1878 को, रोलर टैक्ट उससे भी ज्यादा भयंकर कानून था, जिसमें न को दलील थी, न को बेल थी और न को अपील थी। इस तरह का कानून इस देश के अंदर आया। तो 1878 का जो कानून था, 1860 का जो हमारा इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, उसके कानून में लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, और जिसमें जो साधारण अपवाद दिए गए 96 से लेकर के 106 तक उन धाराओं उनके भी खिलाफ ये जो है 1878 का हमारा हथियार का कानून था। क्योंकि आत्मरक्षा का कानून सबको है, सर्वप्रथम है, सबको प्राप्त है। खैर भारत आजाद हुआ और 1959 में 1959 में हमारे देश का आजाद भारत का जो है जिसको आर्म्स एक्ट 1959 बोलते हैं, वो कानून आया। सरकार ने लोगों के आत्मरक्षा के संपत्ति के अधिकार को
पुनः महत्व देते हुए एक लाइसेंस और परमिट के ऊपर 3-3 हथियार तक देने का प्रावधान जो है भारत सरकार ने किया। अनुभव यह कहता है कि लाइसेंस धारकों ने बड़े जिम्मेदारी के साथ काम किया। ऐसा इस देश का पिछले 70-72 वर्षों का रिकॉर्ड ये दिखाता है कि जिनको लाइसेंस मिले, जिनके पास लाइसेंस के हथियार थे, उन्होंने काफी जिम्मेदारी से काम किया। और आंकड़े इस बात को कहते हैं, आंकड़े में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि लेस देन 1% जो है लाइसेंस वाले जो लोग थे वो जो है क्राइम में जो है अपराधों में इन्वॉल्व हुए या उनका जो है दुरुपयोग हुआ। आर्म्स एक्ट को लागू करने में समाज में कुछ दिक्कतें भी आई, पुलिस को कुछ दिक्कतें आई तथा कुछ कामयाबी इसमें नजर आई। 1988 में कानून में कुछ संशोधन हुआ पर वो कोई ज्यादा पर्याप्त नहीं था। हथियार कानून के बारे में चर्चा करते समय 3-4 बातें बहुत विशेष महत्व की हैं। उपाध्याय जी, लोग हथियार क्यों चाहते हैं? एक तो ये कि सब लोगों को आत्मरक्षा का, अपनी जान माल की रक्षा करने का, अपने पड़ोसियों का और अपनी जो है अपनी इज्जत की रक्षा करने का ये अधिकार जो है हमको जो है कानून ने दिया है। नंबर 2, असुरक्षा की भावना। जब समाज में अगर असुरक्षा की भावना होती है, अगर हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमको लगता है कि भाई हमको जो है हथियार चाहिए। लाइसेंस अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर लाइसेंस नहीं मिलता तो बहुत से लोग जो है अवैध हथियार लेने की कोशिश करते हैं। और अनुभव ये दिखाता है आज जो है अवैध हथियार जो समाज या देश के अंदर है उसमें ये नहीं है कि सब आदमी जिनके पास अवैध हथियार हैं सबके सही कानून के नजर में वो अपराधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, लेकिन क्योंकि उनको लाइफ सुरक्षा लगती है इसलिए लोग जो हैं वो दूसरी तरह के हथियार अपने पास रखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के पास परंपरा से, बाप दादा से ऐसे हथियार आए हैं तो उन्हें एक अटैचमेंट का उनका मामला है, इसलिए वो ऐसे हथियार रखते हैं। चौथे किस्म के वे लोग हैं जो दिखाने के लिए, हम लोग बोलते हैं गन रोमांटिसिज्म है, गन हाथ में होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके कारण जो लोग हथियार रखने लगते हैं। और कुछ जनप्रतिनिधि मैंने देखा है, स्टेटस सिंबल है, हथियार वाला आदमी होना चाहिए, हथियार वाला लाइसेंस वाला नेता जिनके पास दूसरे हथियार उनको अपने साथ रखते हैं, उनका रुतबा भी बढ़ता है, सुरक्षा भी होती है, डराने धमकाने के काम है। इनकी संख्या बहुत कम है लेकिन ऐसे लोग भी समाज के अंदर है। 5वीं किस्म के अपराधी तत्व हैं, जो अपराधी हैं, नक्सल्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, जिन्हें अपराध के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या पुलिस और फौज का जो है उनको हमला करने के लिए हथियार चाहिए, इनकी संख्या काफी ज्यादा है। देश के अंदर जो नंबर ऑफ लाइसेंस हैं लगभग जो है 34 लाख के आसपास लाइसेंस देश के अंदर है और इनसे थोड़ा सा कम हथियार हैं। जितने लाइसेंस हैं उनसे थोड़ा कम जो है हथियार हैं। बिना हथियार के लाइसेंस की संख्या लगभग 5 लाख के आस है, जो उसमें दिया है कि 14.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस हैं लेकिन हथियार नहीं है। एक हथियार वाले लाइसेंस जो हैं लगभग 79%, अराउंड 27 लाख के आसपास लाइसेंस हैं। 2 हथियार वाले लाइसेंस लगभग 2,10,000, लगभग 6% हैं। 3 हथियार वाले लाइसेंस लगभग 1% है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन को, खिलाड़ियों को देंगे वो लेस देन 4,000 पूरे देश के अंदर इस लाइसेंस के। 2013 में भारत सरकार ने जो नेशनल डेटाबेस बनाया फॉर आर्म लाइसेंस की, उसके कारण नहीं तो 2013 से पहले लोगों को ये मालूम नहीं था इस देश के अंदर कितने लाइसेंस हैं, किस जिले में कितने लाइसेंस हैं, किस राज्य में कितने लाइसेंस हैं। और इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आजकल हो गया है, उससे मालूम चलता है किसके पास लाइसेंस है। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर में लगभग 39,000 लाइसेंस हैं, मुंबई में लगभग केवल 15,000 ही लाइसेंस हैं। मैं बागपत जिले से आता हूं, बागपत जिले में जहां लगभग 9-10 लाख की पॉपुलेशन है वहां लेस देन 5,000 लाइसेंस है केवल। तो देश के सामने जो मुख्य समस्याएं हथियार लाइसेंस के बारे में आई थी वो सबसे बड़ी जो आज हमारे सरकार के सामने, सबके सामने है कि अवैध हथियारों की भरमार है। अवैध हथियारों की भरमार है। जितने जो है लाइसेंस हैं, जितने पुलिस वाले बताते हैं, मुझे लगता है उससे कम 10 गुने ज्यादा जो है अवैध हथियार इस देश के अंदर होंगे। उनका बनना, ट्रांसपोर्ट होना, बिकना, प्रयोग होना, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के पास जाओ, नक्सल वाले के पास जाओ। और दूसरा जो इसका जो है समस्या है, एक गलत लाइसेंस बनना। हमारे जिलों के अंदर एसपी, कलेक्टर के यहाँ, डीएम के यहाँ जो फाइनल अथॉरिटी है वहाँ पर ही कुछ अभी भी बहुत केस ऐसे हैं कि लाइसेंस जो है गलत लोगों के बनाए जाते हैं। क्यों बनते हैं मैं उस पर आगे आऊँगा। नंबर 3, जो मैंने पहले इस बात को कहा था
कि जो पुलिस से हथियार छीनना, उन्हीं के खिलाफ आपराधिक प्रयोग करना, ये इस प्रकार की जो समस्या आ रही हैं, एक सर्वे के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम ये कितना सर्वे सही है, एक सर्वे ने बताया कि लगभग देश के अंदर 6 करोड़ 14 लाख अवैध हथियार हैं। 6 करोड़ 14 लाख, लगभग लाइसेंस हथियारों से लगभग 18 गुणे जो है अवैध हथियार हैं। उसे जब मुझे लगता है संख्या इससे भी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। 2014 से लेकर के 2017 तक लगभग 35,000 अवैध हथियार और लगभग 1.5 लाख अवैध कारतूस जनरली हर साल जो है पकड़े जाते हैं। लेकिन जितने पकड़े जाते हैं, मुझे लगता है कि वो 10% भी पकड़े नहीं जाते हैं। ऐसा मैं अपने पुलिस के अनुभव से बता सकता हूं। उपाध्यक्ष जी, अवैध हथियार तथा गंभीर सीरियस अपराध जो है सबको दुनिया को मालूम है। अंडरवर्ल्ड के उसमें मुंबई में, अहमदाबाद में, इंदौर, यूपी जैसी जगह जो इतना पावरफुल है, उसका मुख्य कारण धीरे धीरे ये था कि उनके पास ये हथियार, फायर आर्म्स आने लगे। 1970 के दशक में उदाहरण के लिए मुंबई में इन अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास, इन माफिया के पास चाकू छुरे होते थे। 1980 में आते आते इनके पास जो है रिवाल्वर, पिस्टल या हथियार आने लगे। और जैसे जैसे इनके पास हथियार आने लगे, पहले शराब का अवैध व्यापार करते थे, स्मगलिंग का करते थे, धीरे धीरे एक्सटोर्शन का, खड़ने का गुनाह करने लगे, लोगों को धमकी देने लगे, अगर पैसा नहीं देते लोगों को जो है गोली मारने लगे। 1990 आते आते उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, मुंबई शहर इतना सुरक्षित हो गया कि कोई भी बड़ा व्यापारी, कोई जो है, हमारे अरविंद सावंत जी यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है, मुंबई शहर इतना असुरक्षित हो गया कि कोई भी आदमी जो है अपनी बेटी का, अपनी बच्चों की शादी जो 5 स्टार होटल में करने से डरने लगा, कोई भी इंपोर्टेड बड़ी गाड़ी खरीदने से डरने लगा, कोई जो है फ्लैट खरीदने से डरने लगा। हालत इतनी खराब जो है 1990 के आसपास इन हथियारों के कारण जो अंडरवर्ल्ड के पास थी, और ये अवैध जो अंडरवर्ल्ड वाले जो लोग थे, काफी लोग इनमें से हमारे यूपी के, बिहार के, पता नहीं यहाँ से जो है रिक्रूट होकर के वहां जाकर के इनके जो बड़े बड़े जो गैंग बने। शुरू में तो हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, अब्दुल लतीफ अहमदाबाद का था, ये लोग आए। और बाद में जैसे मुंबई के अंदर, जैसे मैं कह रहा था, दाऊद इब्राहिम आ गया, अरुण गवली आ गया, अमर नाइक आ गए, ये छोटा राजन 1993 के बाद छोटा राजन भी आ गया। तो उसके आधार पर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का धीरे धीरे, और जैसे लोग जो है जमीन बांटते हैं, ऐसे लोग इस शहर को बांटने लगे। ये मेरा ज्यूरिडिक्शन है, ये तुम्हारा ज्यूरिडिक्शन है, इसमें तुम करोगे ऐसे कर। ये केवल हथियारों, अवैध हथियारों के कारण हुआ है। और इन अवैध हथियारों पर क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, इसी के सबसे बड़ा कारण ये रहा था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा जो नाम मैं सुनता हूं, अभी भी होगा, मुंगेर के अंदर, मुंगेर जिला बिहार में मिर्जापुर वर्दा एक जगह है। सब सारी दुनिया को मालूम है कि मिर्जापुर वर्दा में सब तरह के हथियार बनते हैं, वहां से बिकते हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। उसके अलावा जैसे बिहार में मुंगेर है, ऐसे मध्य प्रदेश में खरगोन है। पिछले 20-30 साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि खरगोन में सब तरह के हथियार मिलते हैं। मेरठ में हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं। मेरठ में हमारे कैराना है, शामली जिले का कैराना है, मुजफ्फरनगर का जोला है। ये कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर जो है किसी भी तरह का अवैध हथियार आ जाकर के आप ले सकते हो। बाहर से भी अवैध हथियार आते हैं। अंडरवर्ल्ड के पास चाइनीज पिस्टल, हम लोग पता नहीं कितनी बड़ी, नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से अपने उसमें आती। पाकिस्तान के पेशावर में बहुत लोगों को मालूम होगा कि दर्रा जो आडम जेल जो जगह बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अवैध हथियारों का सबसे बड़ा जो है कारखाने हैं। वहां पर आप किसी भी तरह का लेकर, पिस्टल से लेकर के AK-47 तक, मशीन गन तक, एंटी एयरक्राफ्ट गन तक, कैसा भी हथियार वहां से आप खरीद सकते हो। और वहां से भी हमारे देश में काफी जो है बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश नेपाल के रास्ते होते हुए हमारे देश में अवैध हथियार आते हैं। मैडम अभी तो थोड़ा मैं फर्स्ट स्पीकर हूं। मैडम दूसरा मुद्दा, कुछ जगह ऐसी हैं जहां DM लोग या पुलिस को बिना जांच किए और भ्रष्टाचार के तहत काफी लाइसेंस बनाने के केस सामने आए। जम्मू एंड कश्मीर से काफी इस तरह के लाइसेंस बने हैं, नागालैंड से इस प्रकार के केस बने हैं। CBI जम्मू एंड कश्मीर के बारे में CBI का केस हुआ। मैं मुंबई शहर के अंदर केवल हम लोगों ने 600 ऐसे लाइसेंस पकड़े हैं जो जम्मू कश्मीर से, नागालैंड से बना करके लोग लाए। तो मेरा कहना यह है, जो असला बाबू, उसको असला बाबू बोलते हैं, DM के ऑफिस में असला बाबू रहते उसको बोलते हैं। ये ऐसे जो है राजन अग्रवाल जी बोल रहे थे, इतना कोविटेड पोस्ट है मैडम
कि इन मामलों में कि इतना भ्रष्टाचार वहां पर होता है, इस विषय भी ध्यान से देने की जरूरत है कि इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाज में, देश में जो खतरा अवैध हथियारों से है, आतंकवादियों, नक्सली इंसर्जेंट से है, कि वो पुलिस और फौज पे भी हमला करने का दुस्साहस करते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए ये हथियार कानून में जो बदलाव लाया गया है, मेरा विश्वास है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा। अध्यक्ष जी, मेरे कुछ सुझाव भी हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे। एक तो प्रत्येक जिले में और प्रत्येक राज्य में अवैध हथियारों के नियंत्रण के लिए एक इलीगल आर्म्स कंट्रोल सेल बनाना चाहिए। आज तक नहीं है ये। अवैध हथियारों के बारे में एक सेल बनाया जाए, उनका एक काम दिया जाए कि अवैध हथियार इतने इस देश के अंदर हैं, उसकी स्थापना कीजिए। नंबर 2, आर्म्स एक्ट में, हथियारी कानून के अंदर जितने भी आरोप हैं, उनको किसी को एंटीसिपेटरी जो है जमानत न दी जाए, वो बेल न दी जाए। बिहार के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। बिहार के अंदर उस समय के डीजी साहब थे अभियानंद जी, उनके जमाने में 2006 उसमें वो आए, उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के जितने भी केस हैं, ज्यादातर लोग आर्म्स एक्ट में पकड़े जाते हैं, जल्दी बेल पा जमानत पा जाते हैं। और उन्होंने जुडिशरी से बात करके, तब के अपने मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बात करके कि इनकी सबकी जो है जमानत जो है पुलिस बोल के जमानत कैंसिल की गई, और सबको जब बहुत ही फास्ट ट्रायल हुआ। और आज जो है बिहार की हालत जो है 2008, 2009, 2010 के अगर आपने देखो, मेरे पास सारे आंकड़े हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई, केवल मात्र आर्म्स एक्ट के अंदर जो कानूनी कार्रवाई करने से बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और 6 महीने के अंदर केवल उनको जो है उसको सजा दी गई। एक में और मेरा निवेदन ये है कि डीएम और एसपी की एसीआर में, उनके क्षेत्र में लोग ये सोचते हैं, अरे मेरा जुरिडिक्शन में लोग बना रहे, कोई बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जाकर के बाहर क्राइम करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में उनके एसीआर में एक नोट लिखा जाए कि इन्होंने इलीगल हथियार के बारे में इन लोगों ने क्या किया। और जैसे मैंने कहा, लाइसेंस बनाने के लिए बहुत ही पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमको करनी चाहिए। एक और मेरा निवेदन यह है कि 1984 से एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1984 में बाहर से जो हमारे हथियार इंपोर्ट करते थे, उस पर पूरा तरह से पाबंदी, पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। और हमारे देश के अंदर अच्छी क्वालिटी के वेपन अभी भी स्मॉल आर्म्स नहीं बनते हैं। मेरा निवेदन सरकार से ये है, क्या इस वजह पुनर्विचार करना चाहिए कि जो इंपोर्ट पॉलिसी है, एक्जिम पॉलिसी 1984 की, उसको जो है दोबारा शुरू की जाए, उसके बारे में विचार हमको करना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो स्मॉल हमारे रिवॉल्वर पिस्टल जो बनते हैं, उनकी कीमत भी थोड़ा रीजनेबल रखी जाए तो अच्छा है। जो लोगों को अगर आराम से लोग हथियार मिलेंगे तो इलीगल आर्म्स की तरफ लोग नहीं जाएंगे। एक लाइसेंस पे 2 हथियार का आप लोगों ने अलाउ कर दिया, तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत उस बात के लिए अभिनंदन भी करता हूं। और अंत में मैं आशा करता हूं कि तेजस्वी, इस देश के तेजस्वी गृह मंत्री के नेतृत्व में एक ऐसा देश बने। मैं अपनी बात एक उदाहरण से कहना चाहता हूं मैडम। महाभारत में एक उदाहरण आता है, भीष्म पिता में सरसैया पर पड़े हुए और युधिष्ठिर जी उनके पास जाते हैं, और युधिष्ठिर जी उनसे उपदेश मांगते हैं कि मैं अभी राजा बन गया भीष्म पिता में, अब मुझे कुछ उपदेश दीजिए कि राज्य कैसे चलाया जाए। उन्होंने कहा, स्त्रियांच पुरुषांच मार्गम सर्वः अलंकृतः भूषिता निर्भया प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षित है भूमि पे। उन्होंने कहा, जहां स्त्री और पुरुष सारे अलंकार पहन करके अगर सड़क पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, निर्भय होकर के घूम सकते हैं, उनको कोई कुछ रक्षा है, तब हम कहेंगे कि देश जो है वो सुरक्षित है। हमारा देश ऐसा सुरक्षित बने। मेरा पूरा विश्वास है कि अवैध हथियारों के ऊपर जब कंट्रोल होगा, ऐसे दो लोगों को जिस प्रकार सजा बढ़ा करके दी गई है, नहीं वो किया है, इसलिए मैं अपनी बात को जो है इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, धन्यवाद।